हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फुल चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपकी स्क्रीन पर वर्ल्ड का एक मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में एक ब्लैक सर्कल है। इस ब्लैक सर्कल में यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। जी हाँ, यूरोप एक कंट्री नहीं है बल्कि यह एक कॉन्टिनेंट है। इसमें बहुत सी कंट्रीज़ हैं। अब इस मैप के राइट साइड में देखिए, एक और मैप दिखाई दे रहा होगा। यह मैप है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। इस कॉन्टिनेंट में बहुत सी कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ग्रीस एट्सेट्रा। तो इन सब कंट्रीज़ को मिलाकर यूरोपियन कॉन्टिनेंट बना हुआ है। यूरोप के इस करंट मैप में जो कंट्रीज़ के एरियाज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। कुछ कंट्रीज़ के तो नेम भी चेंज हो चुके हैं। तो यह मैप किस तरह से बना, किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ की जोग्राफिकल टेरिटरीज़ डिफ़ाइन की गई, इनकी क्या हिस्ट्री है, किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, इसी टॉपिक को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम यूरोप की मेन 4 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला आएगा फ्रांस का यूनिफिकेशन, उसके बाद हम इटली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम ऑटोमन एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से यह मैप यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ के फॉर्मेशन पर, उनके यूनिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको देता है। जो बच्चे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पेज 1। हिस्ट्री का आपका चैप्टर इस पेंटिंग से स्टार्ट होता है। यह पेंटिंग 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू ने बनाई थी, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने इस पेंटिंग को 4 सीरीज़ में बनाया था। उस 4 सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। इस पेंटिंग के थ्रू उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि अब वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्रीज़ में चेंज होने जा रही हैं। एक्चुअली पहले यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। मोनार्क एब्सोल्यूट पावर को यूज़ करते थे, मींस अनकंट्रोल्ड पावर को यूज़ करते थे। उनकी इस पावर पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। उनके पास एक मिलिट्री होती थी जिसके बेस पर वह कॉमन पीपल को रिप्रेस करते थे, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश किया करते थे। सभी टैक्सेस कॉमन पीपल को देने पड़ते थे, जबकि सभी प्रिविलेजेस यह अपर क्लास लोग एंजॉय करते थे। मोस्टली यूरोप की सभी कंट्रीज़ में इस तरह की सिचुएशन थी। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में डिफरेंट स्टेट हुआ करते थे। एवरी स्टेट की अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी करेंसी, यहाँ तक कि मेजरिंग यूनिट भी, मतलब नापने की यूनिट भी डिफरेंट हुआ करती थी। इससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी बहुत दिक्कत आती थी। इन स्टेट की कोई स्पेसिफाइड जोग्राफिकल टेरिटरी भी नहीं हुआ करती थी। इसको हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया की एक जोग्राफिकल टेरिटरी डिफ़ाइन की हुई है, जिसे हम इंडिया के मैप में देखते हैं। इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन हम लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी है। वो क्या है कि हम सब इंडियन हैं। हमारा एक कॉमन फ्लैग है, एक कॉमन नेशनल एंथम है। लेकिन यूरोप की इन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता था। एवरी स्टेट का
अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना फ्लैग, अपनी करेंसी, अपनी मेजरिंग यूनिट हुआ करती थी। 19th सेंचुरी में यूरोप के कॉमन पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज होने लगी। यह फीलिंग अपने आप ही क्रिएट नहीं हुई। इस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए वहाँ के आर्टिस्ट, फिलोसफर्स, नेशनल लीडर्स ने बहुत से मूवमेंट एंड स्ट्रगल किए, जिसकी वजह से लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई और इस फीलिंग ने वहाँ के कॉमन पीपल के पॉलिटिकल एंड मेंटल थॉट्स को ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब यूरोप के कॉमन पीपल एक नेशन स्टेट की डिमांड करने लगे। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिसमें सभी लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होती है। एक स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया में वो लोग रहते हैं और उनका कॉमन हिस्ट्री और कल्चर होता है। तो इस तरीके के मॉडर्न स्टेट को बनाने की वह डिमांड करने लगे और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ जो पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थी, नेशन स्टेट में चेंज हो गई। फ्रेडरिक सोर्यू ने इसी फीलिंग को अपनी पेंटिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इस पेंटिंग में आपको एक फिगर दिखाई दे रही है। यह फिगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। फ्रेडरिक ने लिबर्टी मतलब फ्रीडम को पर्सोनिफाई किया है और उनको एक फीमेल फिगर दी है। इस फिगर में उनके हाथ में एक टॉर्च है जो एनलाइटमेंट को सिंबलाइज कर रही है। एनलाइटमेंट मीन्स नॉलेज को सिंबलाइज कर रही है। इनके दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट है, मतलब एक बिल ऑफ राइट है या एक घोषणा पत्र है जिसमें कॉमन पीपल के राइट्स लिखे हुए हैं। इस स्टैचू के चारों तरफ आपको लोगों की एक लाइन दिखाई दे रही है। इस लाइन में अमेरिकन एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट की डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं। इनकी पहचान इनके फ्लैग और कॉस्ट्यूम से की जा सकती है। इस लाइन को लीड करने के लिए सबसे आगे हैं अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड, जिन्होंने इस स्टैचू को क्रॉस कर लिया है जो एक फ्लैग से शो हो रहा है। इट मीन्स अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड को लिबर्टी मिल चुकी है और वह नेशन स्टेट में चेंज हो गए हैं। इस स्टैचू के सबसे पास में अब दिखाई दे रहा है फ्रांस का ट्राइकलर फ्लैग। इट मीन्स अब इन दोनों के बाद फ्रांस को लिबर्टी मिलने वाली है। फ्रांस के बाद जो फ्लैग दिखाई दे रहा है वह है जर्मनी का। जर्मनी के बाद 2 सिसिलीज है। इसके बाद जो कंट्री है वह लैम्बार्डे है। लैम्बार्डे के बाद पोलैंड है। पोलैंड के बाद इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बाद आयरलैंड है और उसके बाद हंगरी और रशिया का मैप दिखाई दे रहा है। इस तरह से पेंटर ने इस पेंटिंग के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ अब डेमोक्रेटिक होना चाहती हैं, जिसमें कॉमन पीपल की गवर्नमेंट हो। कॉमन पीपल को प्लेबिसाइट जैसे फंडामेंटल राइट्स मिल सकें। क्या होता है प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट में कॉमन पीपल को किसी भी प्रपोजल को सेलेक्ट या रिजेक्ट करने का राइट दिया जाता है। तो इसका मतलब है सारी पावर अब मोनार्क के हाथ में ना रहकर कॉमन पीपल के हाथ में आ जाए। तो इस तरीके की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं। देखा फ्रेडरिक सोर्यू ने अपनी इस पेंटिंग के थ्रू यह समझाने की कोशिश की है कि वर्ल्ड की एवरी कंट्री मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना चाहती हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। इन कंट्रीज़ में हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रांस की, उसके बाद इटली की, इटली के बाद हम बात करेंगे जर्मनी की और फिर हम बात करेंगे ब्रिटेन की। और हम देखेंगे किस तरह से इन कंट्रीज़ में यूनिफिकेशन हुआ,
न्यू गवर्नमेंट आई और ये चेंजेस कौन लेकर आया, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी पढ़ाया इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये पेंटिंग किसने ड्रॉ की थी, कौन से ईयर में ड्रॉ की गई थी, इस पेंटिंग का नेम क्या है, और कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैंने यूज़ किए हैं। इसमें सबसे पहला है एब्सोल्यूटिस्ट। इट मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज़ uncontrolled power to exercise. In history, this term is used for monarchical government that was centralized, militarized and repressive. Next है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीवन वर्क्स so well that is not actually exist. It means यूटोपिया हम उस इमेजिनरी वर्ल्ड को कहते हैं जिसमें सब कुछ बहुत परफेक्टली होता है और एक्चुअल लाइफ में इस तरीके की ऐसा कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉयल्टी एंड डिवोशन towards a nation. Fourth है nation state. Nation state is one where the great majority are conscious of a common identity and share of same culture and history. Next है plebiscite. Plebiscite means a direct vote by all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने क्लास 9th में हिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि फ्रांस में मोनार्कियल सिस्टम था, लुई 16 वहाँ का मोनार्क था। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में नॉबल्स आते थे, सेकंड स्टेट में क्लर्की और थर्ड स्टेट में पीजेंट्स, वर्कर, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एट्सेट्रा पीपल आते थे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को बाय बर्थ ही बहुत से प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स मिल जाते थे। इन्हें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि थर्ड स्टेट को डिफरेंट टाइप के टैक्सेस पे करने पड़ते थे। और कई बार अगर थर्ड स्टेट के पीपल टैक्स नहीं देते थे तो उन्हें सर्फडम या स्लेवरी भी करनी पड़ती थी। तो इस तरह से फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। लेकिन 1789 में फ्रांस में थर्ड स्टेट ने एक रेवोल्यूशन कर दी। यह रेवोल्यूशन एब्सोल्यूट मोनार्क लुई 16 के अगेंस्ट थी और थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास लोगों ने इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। क्योंकि यह रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई थी, इसीलिए इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। इस रेवोल्यूशन का यह रिज़ल्ट निकला कि फ्रांस में मोनार्कियल सिस्टम का एंड हो गया और फ्रांस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। इस रेवोल्यूशन के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से मेजर्स या स्टेप्स लिए जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग या नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट होने लगी। जैसे इसमें सबसे पहले आइडिया था द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ली सितियो ने एम्फेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। इसमें ला पात्रे का मीनिंग है फादरलैंड एंड ली सितियोने का मीनिंग है सिटीजन्स। इसके अकॉर्डिंग जैसे एक फादर अपने सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करता है, उसी तरह से फ्रांस एक फादरलैंड है और इसके सभी सिटीज़न इक्वल हैं। सेकेंडली उन्होंने फ्रांस का एक न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जिसे ट्राई कलर कहते हैं। अब पूरे फ्रांस के लिए एक कॉमन फ्लैग होगा। थर्ड,
स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। इस रेवोल्यूशन को लीड करने में स्टेट जनरल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। नेक्स्ट, फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही फ्रांस को अब कंट्रोल किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट था, सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। अब फ्रांस में सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल लॉ होगा। नेक्स्ट था, फ्रांस में इंटरनल कस्टम टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया गया। इट मीन्स पहले फ्रांस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए बहुत से टैक्सेस देने पड़ते थे। यहाँ की करेंसी भी डिफरेंट थी। अब फ्रांस में इस तरीके के इंटरनल टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया। अब ट्रेडर्स इजीली फ्रांस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिना किसी टैक्स के अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे। इसमें नेक्स्ट है, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। पहले फ्रांस में एक स्टेट और दूसरे स्टेट में मेजरिंग यूनिट भी डिफरेंट थी। जैसे किसी स्टेट में 1 मीटर में 40 इंचेस होते थे, जबकि दूसरे स्टेट में 30 इंचेस होते थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे फ्रांस में इक्वल मेजरिंग यूनिट अडॉप्ट की गई। इनमें नेक्स्ट स्टेप था, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। इट मीन्स फ्रांस में अब सभी के लिए फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज होगी। सभी तरीके के ऑफिशियल काम फ्रेंच में किए जाएंगे। और लास्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ का ऐसा कहना था कि उन्होंने फ्रांस में जो रेवोल्यूशन लाई उसका मोटिव केवल फ्रांस को ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज करना नहीं था, बल्कि यूरोप की अदर कंट्रीज़ को भी मोटिवेट करना था। तो इस तरह से ये सभी स्टेप्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में लिए गए। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, जैसे व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पिंक बॉक्स में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही इसका आंसर है। जैसा कि हमने देखा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में मोनार्कियल रूल ख़त्म हो गया और उसके बाद वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। लेकिन यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल नहीं रही, जिसका फ़ायदा नेपोलियन ने उठाया। 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस पर अटैक करा और फ्रांस को जीत लिया। नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर फिर से मोनार्कियल सिस्टम रिस्टोर कर दिया। नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत से रेवोल्यूशनरी चेंज किए, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप जो नेपोलियन ने लिया वह था, द कोड रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इट मीन्स फ्रांस में बाय बर्थ जितने भी प्रिविलेजेस पब्लिक को मिलते थे उनको अब बंद कर दिया गया। सेकेंडली, नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस किया। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी के बदले में गवर्नमेंट को मनी पे कर देता है तो वह प्रॉपर्टी उस पर्सन के नाम पर हो जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले वर्ल्ड में सभी जगह किसी भी कंट्री की सभी प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का राइट होता था, लेकिन नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी जैसे एक्ट को पास करके लोगों को पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का राइट दिया। इसमें थर्ड स्टेप है, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। क्या होता था फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम? फ्रांस में थर्ड स्टेट के वो लोग जो टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो उन लोगों को
फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के यहाँ पर एज ए स्लेव वर्क करना पड़ता था। और जो स्मॉल पीजेंट्स होते थे उन्हें टैक्स तो देना ही पड़ता था। उस टैक्स के अलावा जो भी वो प्रोडक्शन करते थे उस प्रोड्यूस का एक स्मॉल पार्ट उसे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को भी देना पड़ता था, जिसे फ्यूडल सिस्टम कहते थे। नेपोलियन के आने के बाद इस तरीके के फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम जैसी पॉलिसीज़ को हमेशा के लिए एबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट है गिल्ड सिस्टम वॉज रिमूव्ड। नेक्स्ट स्टेप जो नेपोलियन ने लिया वह था गिल्ड सिस्टम को रिमूव कर दिया गया। गिल्ड सिस्टम किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट की एक यूनियन होती है। यह यूनियन क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसका क्या प्राइस रखना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सभी डिसीजन लेती है। और यह यूनियन न्यू प्रोड्यूसर्स को एंट्री नहीं लेने देती। इस तरीके के यूनियन को मोनार्क का भी पूरा सपोर्ट होता था। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद गिल्ड्स यूनियन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट मेजर जो नेपोलियन ने स्टार्ट किया वह था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड। पहले फ्रांस में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन नेपोलियन ने इस फील्ड में भी बहुत एडमायरेबल वर्क किया। नेक्स्ट स्टेप जो उसने लिया वह था ही ऑल्सो सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, जिसकी वजह से फ्रांस को एडमिनिस्ट्रेट करने का जो प्रोसेस है वो इजी हो गया। तो ये थे नेपोलियन द्वारा लिए गए कुछ स्टेप्स जिसकी वजह से फ्रांस में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत से इम्प्रूवमेंट आए। इन मेजर्स को ही नेपोलियन कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? या एक और क्वेश्चन भी आता है, explain any 4 provisions of the Napoleon in the administration of France during his reign. तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन दोनों का आंसर सेम ही होगा। जो आपकी स्लाइड पर पिंक बॉक्स में पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें लर्न कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी निकला। नेपोलियन द्वारा लिए गए इन मेजर्स से यूरोप के अदर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो फ्रेंच आर्मी को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मींस आज़ादी के राजदूत के नाम से भी जानते थे। इन कंट्रीज़ में हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील और मिलान के लोग थे। स्टार्टिंग में नेपोलियन द्वारा लिए गए इन मेजर्स के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म था। लोगों ने फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया, लेकिन यह एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। नेपोलियन ने इन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के अलावा भी और बहुत से स्टेप्स लिए, जैसे कि उसने फ्रांस में टैक्स बढ़ा दिए जिसका बर्डन वहाँ की लोकल पब्लिक पर पड़ा। सेकेंडली, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, लोकल पीपल अपनी बात पब्लिकली नहीं कह सकते थे। थर्ड, फ्रेंच आर्मी में लोकल पीपल को फोर्सफुली रिक्रूट किया जाने लगा, क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। इसके लिए उसे आर्मी की ज़रूरत थी और अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए वह ज़बरदस्ती लोगों को अपनी आर्मी में रिक्रूट कर रहा था, जिसकी वजह से लोकल पीपल उससे नाराज़ रहने लगी। और फाइनली 1815 में यूरोप की पावरफुल कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने कलेक्टिवली नेपोलियन के साथ वाटरलू में वॉर की और इस वॉर में नेपोलियन की डिफीट हुई
और इस तरह से 1815 में फ्रांस में नेपोलियन इरा का एंड हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि यूरोप की लोकल पॉपुलेशन का नेपोलियन कोड के लिए एक मिला जुला सा रिएक्शन था। यूरोप की अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड डिफरेंट किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स में डिवाइड थी, मीन्स डिफरेंट स्टेट में डिवाइड थी। एवरी किंगडम का अपना एक रूलर हुआ करता था जो ऑटोक्रेटिक तरीके से पावर का यूज़ किया करता था। कॉमन पीपल की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी। एवरी स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी, डिफरेंट कल्चर फॉलो किया जाता था और डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हेस्पर एम्पायर, यह एम्पायर ऑस्ट्रिया और हंगरी में रूल करती थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी उस समय एक पैचेस की तरह दिखाई देता था, मीन्स इसमें बहुत से स्मॉल स्टेट हुआ करते थे जैसे एल्पाइन, टायरॉल, ऑस्ट्रिया, भूमिया। एवरी स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी, डिफरेंट कल्चर था। किसी भी तरीके की कॉमन आइडेंटिटी इन लोगों में नहीं होती थी। बस एक ही चीज़ कॉमन थी कि इसका एम्परर हैब्सबर्ग एम्पायर का था। तो इस तरीके की सिचुएशन यूरोप की सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलती थी। लेकिन 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे कुछ फैक्टर्स देखने को मिले जिनकी वजह से यहाँ के कॉमन पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। इनमें कुछ मेन फैक्टर्स हैं। द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, सेकेंड फैक्टर है द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, थर्ड फैक्टर था द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना, फोर्थ फैक्टर है द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 4 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास एंड द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। थर्ड और फोर्थ फैक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। 18th सेंचुरी तक यूरोप की सभी लार्ज कंट्रीज़ में 2 मेन सोशल ग्रुप्स दिखाई देते थे। इसमें एक ग्रुप था एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप और दूसरा था पीजेंट ग्रुप। एरिस्टोक्रेटिक क्लास पीजेंट क्लास को डोमिनेट करता था। यह लोग बहुत रिच हुआ करते थे। इन लोगों के पास गांव में बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर लैंड या स्टेट हुआ करते थे। साथ ही शहरों में भी इनके पास बहुत बड़े बड़े हाउस हुआ करते थे। यह लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। एवरी स्टेट में इस तरीके का एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप हुआ करता था। इस ग्रुप को जोड़ने के लिए मेन रीज़न था मैरिज। यह ग्रुप केवल अपने ही क्लास में अपने बच्चों की मैरिज किया करता था, जिसकी वजह से एवरी स्टेट का एरिस्टोक्रेटिक क्लास एक दूसरे से जुड़ा होता था। लेकिन इस तरीके का ग्रुप बहुत स्मॉल होता था, मींस टोटल पॉपुलेशन में एरिस्टोक्रेटिक क्लास बहुत कम नंबर्स में होते थे। मोस्टली मेजॉरिटी पीजेंट्स की हुआ करती थी। वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में पीजेंट में भी बहुत सोशल डिफरेंस देखने को मिलते थे। वेस्टर्न यूरोप में जो पीजेंट का ग्रुप था वह एरिस्टोक्रेटिक लोगों से लैंड को रेंट पे लेकर उसमें फार्मिंग करता था, या इस तरीके के पीजेंट के पास अपनी स्मॉल लैंड हुआ करती थी और वह उस पर फार्मिंग करते थे। जबकि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो पीजेंट हुआ करते थे वो एज ए लेबर वर्क करते थे। उनके पास अपनी किसी भी तरीके की पर्सनल लैंड नहीं हुआ करती थी। मिड 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। एवरी कंट्री में फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने लगी, जिसकी वजह से फैक्ट्री के आसपास
टाउन और सिटीज़ बनने लगी। इन सिटीज़ में एक न्यू ग्रुप एमर्ज हुआ जिसे न्यू मिडिल क्लास ग्रुप कहा गया। इस ग्रुप में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, क्लर्क, बैंकर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स लोग हुआ करते थे। यह ग्रुप एरिस्टोक्रेटिक क्लास की तरह बहुत रिच भी नहीं था और पीजेंट क्लास की तरह पुअर भी नहीं था। धीरे धीरे इस ग्रुप में लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, लोगों में नॉलेज आ गई। अब इन लोगों की सोच लिबरल बन गई, मतलब यह लोग फ्री माइंडेड थे। अब यह यूरोपियन सोसाइटी में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे। इन्हीं एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने कॉमन पीपल के मन में नेशनल यूनिटी जैसे आइडिया को इंट्रोड्यूस किया और एरिस्टोक्रेटिक क्लास के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे इस न्यू मिडिल क्लास ग्रुप की लिबरल आइडियोलॉजी की। जैसा कि हमने देखा, यूरोप की सभी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से सिटीज़ और टाउन में एक न्यू मिडिल क्लास ग्रुप एमर्ज हुआ। इस ग्रुप की लिबरल आइडियोलॉजी थी। तो चलिए समझते हैं यह लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म लैटिन वर्ड लिबर से बना है। लिबर का मतलब होता है फ्री। मिडिल क्लास लोग लिबरलिज्म को फॉलो करते थे। मीन्स यह चाहते थे एवरी इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए और सभी के लिए इक्वल लॉ बनना चाहिए। यह ग्रुप एवरी कंट्री में पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली चेंज लाना चाहता था। पॉलिटिकली यह चाहते थे कि एवरी कंट्री में एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी चाहिए। सोसाइटी में अब तक एक पर्टिकुलर क्लास को जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, अब वो ख़त्म हो जाने चाहिए। इसके अलावा सोशली वह चाहते थे कि सभी लोगों को अपनी बात को कहने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। मीन्स प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाई जाती है वह ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को एसोसिएशन, क्लब, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। इकोनॉमिकली ये लोग चाहते थे कि एक ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करने के लिए जो टैक्सेस देने पड़ते हैं, वह टैक्सेस या रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए और गुड्स एंड पीपल का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्री होना चाहिए। लेकिन इन लोगों की एक और सोच भी थी। यह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो चाहते थे, लेकिन यह यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं चाहते थे। मींस आज जो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखते हैं उसमें एवरी सिटीज़न, चाहे वह मेल है, फीमेल है, पुअर है या रिच है, सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया जाता है। लेकिन लिबरल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं देना चाहिए। मींस केवल कुछ टैक्स पेई लोगों को ही वोटिंग का राइट होना चाहिए। पुअर क्लास और वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से जो न्यू मिडिल क्लास ग्रुप निकल कर आया, उनकी लिबरल आइडियोलॉजी थी। इस आइडियोलॉजी के साथ ही उन्होंने लोगों के मन में नेशनल यूनिटी जैसे आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इस मिडिल क्लास लोगों ने ही कॉमन पीपल को नेशनल यूनिटी, कॉमन आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइड टेरिटरीज़ जैसे आइडियाज़ से इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि एक अंपायर में रहने वाले सभी लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए और नेशन स्टेट जैसे आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि 18वीं सेंचुरी तक यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ किस तरह से होती थी और उसके बाद हमने 2 फैक्टर डिस्कस किए
जिसमें सबसे पहले था हमने यूरोप की सोशल कॉम्पोजिशन के बारे में बात की और उसके बाद हमने बात की लिबरल आइडियोलॉजी की। इन 3 टॉपिक्स पर आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। टिल मिड 18th century there were no nation state in Europe. Support the statement with example. सेकेंड क्वेश्चन जो आज के इस टॉपिक में बनता है वह है एक्सप्लेन द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ द मिड 18th century यूरोप। आज के इस टॉपिक में जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वह है एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स प्रिवेलिंग इन यूरोप इन 19th century। जैसा कि आपको मालूम है 1815 में यूरोप की पावरफुल कंट्रीज़ ने मिलकर, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया थे, कलेक्टिवली नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट दी थी। नेपोलियन की डिफीट के बाद यूरोप की सभी कंट्रीज़ में द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो गई। इस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में फिर से ओल्ड ट्रेडिशन को ही स्टैब्लिश करना चाहते थे, जैसे मोनार्कियल सिस्टम, चर्च, सोशल हायरार्की एंड प्रिविलेज बाय बर्थ जैसे सिस्टम को फिर से स्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन यह कंजर्वेटिव ग्रुप पूरी तरह से प्री रेवोल्यूशनरी डेज़ में वापस नहीं जाना चाहता था। नेपोलियन ने अपने टाइम में यूरोप में बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे। वह यूरोप को एक मॉडर्न कॉन्टिनेंट बनाना चाहता था, जैसे अ मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमिक चेंजेस एंड एबोलिशन ऑफ सर्फडम एंड फ्यूडल सिस्टम। इन सभी चेंजेस को कंजर्वेटिव बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि इन चेंजेस की वजह से उनका मोनार्कियल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा वह सोचते थे। इसीलिए इस कंजर्वेटिव ग्रुप ने इन चेंजेस को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। नेपोलियन की डेथ के बाद 1815 में वियना में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में सभी पावरफुल कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए। इस मीटिंग को ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया। इस मीटिंग का मेन मोटिव यूरोप की सभी कंट्रीज़ में फिर से मोनार्कियल सिस्टम रिस्टोर करना था और नेपोलियन ने वॉर के थ्रू फ्रांस के आसपास की जिन कंट्रीज़ को अपने अंडर में किया था और फ्रांस की टेरिटरी को बढ़ाया था, उन सभी कंट्रीज़ को फ्रांस से वापस लेना इस मीटिंग का मेन मोटिव था। इस मीटिंग को ही ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी में सभी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर कुछ डिसीजन लिए। इसमें सबसे पहला डिसीजन था द बॉर्बन डायनेसिटी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। इट मीन्स नेपोलियन इरा स्टार्ट होने से पहले फ्रांस में बॉर्बन डायनेसिटी रूल करती थी और वापस इसी डायनेसिटी को रिस्टोर कर दिया गया। मीन्स फ्रांस में फिर से बॉर्बन डायनेसिटी रूल करने लगी। सेकंड डिसीजन था फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने अपनी आर्मी के बेस पर फ्रांस के आसपास की स्मॉल कंट्रीज़ को अपने अंडर में लेकर फ्रांस की टेरिटरी को बढ़ाया था। इस ट्रीटी में फ्रांस की उन्हीं सभी कंट्रीज़ को वापस ले लिया गया। थर्ड डिसीजन था अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस फ्यूचर में ऐसा फिर ना करे, इसके लिए फ्रांस की बाउंड्रीज़ के आसपास न्यू स्टेट बना दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, बेल्जियम वॉज सेट अप इन द नॉर्थ
and Genoa was added to Piedmont in the south. फ्रांस की नॉर्थ में एक न्यू स्टेट बना दिया जिसका नाम रख दिया बेल्जियम, और फ्रांस के साउथ में जो स्टेट बनाया उसका नाम था जिनोवा। इसके अलावा ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली दे दिया गया, पोलैंड रशिया को दे दिया गया और सैक्सोनी को प्रूशिया में मिला दिया गया। इसके अलावा नेपोलियन ने 39 स्टेट्स की एक फेडरेशन बनाई थी। यह फेडरेशन इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस को दूर करती थी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इजी बनाती थी। ट्रीटी ऑफ वियना ने इस फेडरेशन को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से इस मीटिंग में ये सभी डिसीज़न लिए गए और इन्हीं डिसीजंस को ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में कंजर्वेटिव्स ने क्या चेंजेस किए। 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिजीम ने फिर से यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑटोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश कर दिया। इस ट्रीटी के बाद यूरोप की कंट्रीज़ में कॉमन पीपल या पॉलिटिकल पार्टीज़ या क्लब को गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करने का राइट नहीं था, और अगर कोई ऐसा करता था तो उन्हें पनिश किया जाता था। इसके अलावा प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। अब ऐसे सभी न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स को बंद कर दिया गया जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे, जिनकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन आई थी। इन सब रेस्ट्रिक्शन के बाद भी फ्रांस में लिबरल क्लास लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरीज़ को भूले नहीं थे। वह आज भी मोनार्कियल पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे और गवर्नमेंट से फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड करते थे। 1815 में वियना ट्रीटी के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में कंजर्वेटिव ग्रुप पावरफुल हो गया। यह लिबरल नेशनलिस्ट ग्रुप को डोमिनेट करने लगा, उन्हें रिप्रेस करने लगा, जिसकी वजह से लिबरल नेशनलिस्ट ग्रुप अंडरग्राउंड हो गया और वह गवर्नमेंट से छुपकर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करता रहता था। इस ग्रुप ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी। इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन करते थे और अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे। ये लोग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे और यूरोप में लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी जैसे आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे और यूरोपियन कंट्रीज़ को नेशन स्टेट में बदलने की बात करते थे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट लाना चाहते थे। रेवोल्यूशनरीज़ में एक बहुत फेमस पर्सन थे जिनका नाम था जिउसेप्पे मज़ीनी। यह इटली के रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, जिसमें एक था यंग इटली जो मर्सलीज़ में बनाई थी और दूसरी सोसाइटी का नाम था यंग यूरोप जो बर्ने में बनाई थी। मज़ीनी का मेन मोटिव इटली को यूनाइट करना था, क्योंकि उस समय इटली डिफरेंट पैचेस में था। इटली के एवरी एरिया में डिफरेंट एम्पायर रूल करती थी और वह इटली को नेशन स्टेट बनाकर यूनिफाइड करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। मज़ीनी की इन सीक्रेट सोसाइटी से इंस्पायर्ड होकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड में भी इस तरीके की सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। इन सीक्रेट सोसाइटीज़ को लिबरल मिडिल क्लास लोग ज्वाइन करने लगे और इन सीक्रेट सोसाइटीज़ की वजह से ही यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन आई, जैसे ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड। तो इस तरीके से हमने देखा यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में मिडिल क्लास एमर्ज हुआ। इस मिडिल क्लास की लिबरल थॉट थी, जिन्होंने कंजर्वेटिव ग्रुप को अपोज किया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई और इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के बेस पर
अपनी अपनी कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की और अपनी कंट्री को नेशन स्टेट में चेंज किया। आज के इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उस टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी 4 फीचर्स ऑफ द वियना ट्रीटी 1815। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द चेंजेस आफ्टर वियना ट्रीटी इन यूरोप। यूरोप में 1830 से लेकर 1848 तक डिफरेंट रेवोल्यूशंस हुई, डिफरेंट रिवॉल्ट हुए। यह रिवॉल्ट किसने किए, कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये रिवॉल्ट हुए, इन रिवॉल्ट के क्या रीजंस थे, इन सभी टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला रिवॉल्ट। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, 1815 में नेपोलियन की डेथ के बाद कंजर्वेटिव ग्रुप पावरफुल हो गया। इन्होंने वियना ट्रीटी की। उस ट्रीटी में बहुत से चेंजेस किए गए, जिसमें सबसे पहला था फ्रांस में बॉर्बन एम्पायर को फिर से रिस्टोर कर दिया। लेकिन इन सभी चेंजेस के बाद जो लिबरल ग्रुप था वह बहुत नाराज़ था। इस ग्रुप के बहुत से लोग रेवोल्यूशनरीज हो गए, जिसके बारे में भी हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी का नाम था जूज़ेप्पे मज़ीनी। इन्होंने इटली में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था और इनसे इंस्पायर्ड होकर यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के जो लोग थे वह लिबरल नेशनलिस्ट थॉट के थे और यह मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। यह मिडिल क्लास एजुकेटेड लोगों का ग्रुप था, जिसमें प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क एट्सेट्रा लोग आते थे। इन्होंने यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ईयर में रेवोल्यूशन की थी। इसमें सबसे पहले जो रेवोल्यूशन हुई थी वह थी जुलाई 1830 में फ्रांस में होने वाली रेवोल्यूशन। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था, कंजर्वेटिव ग्रुप ने वियना ट्रीटी के बाद फ्रांस में फिर से मोनार्की रिज्यूम कर दी थी और बॉर्बन किंग को वहाँ का राजा बना दिया गया था। लेकिन 1830 में एक बार फिर से फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ और इस रिवॉल्ट में लिबरल क्लास लोगों ने वहाँ के बॉर्बन किंग को हटा दिया और वहाँ पर एक नया किंग जिसका नाम था लुइस फिलिपी, उसको बिठा दिया गया। लेकिन यह है लुइस फिलिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, इसके पास ऑटोक्रेटिक पावर नहीं थी। इट मीन्स यह मोनार्क तो था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर ही काम कर रहा था। तो इस तरीके से 1830 में एक बार फिर से लिबरल क्लास ग्रुप ने अपनी पसंद का एक नया किंग लुइस फिलिप को बिठा दिया। 1830 में होने वाले इस रिवॉल्ट के बारे में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने एक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड। इट मीन्स अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। इट मीन्स कि अगर फ्रांस में कोई रिवॉल्ट हुआ है तो उस रिवॉल्ट का इफ़ेक्ट पूरे यूरोप पर होता है। और ऐसा ही हुआ। जब 1830 में फ्रांस में यह रिवॉल्ट हुआ, उसी समय ही ब्रुसेल में, जो उस समय किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर में था, वहाँ पर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया और इसी ईयर में ब्रुसेल नीदरलैंड से अलग हो गया। इसी तरीके का एक रिवॉल्ट ग्रीस में भी हुआ था। ग्रीस उस समय ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से 1821 से ही इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा था, लेकिन जब 1830 में फ्रांस और ब्रुसेल जैसी कंट्रीज़ में रिवॉल्ट हुआ तो उसका इफ़ेक्ट ग्रीस पर भी पड़ा,
ग्रीस के नेशनलिस्ट लीडर इससे इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने अपनी इस डिमांड को फिर से ऑटोमन एम्पायर के सामने रखा और ग्रीस की इस डिमांड को यूरोप के अदर नेशनलिस्ट लीडर्स, आर्टिस्ट और फिलोसफर्स ने भी सपोर्ट किया। और इस तरीके से 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया और उसको इंडिपेंडेंस मिल गई। तो इस तरीके से आपने देखा 1830 में पहले फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद ब्राज़ील में और उसके बाद ग्रीस में हुआ। अभी तक आपने देखा यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में रिवॉल्ट और वॉर की वजह से ही लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो रही थी और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो रहे थे और नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे। इसी समय यूरोप में एक न्यू आइडिया भी डेवलप कर रहा था। उस आइडिया का नाम था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के सिटीजन्स में नेशनलिज्म की अगर फीलिंग क्रिएट करनी है तो उस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए उस कंट्री के कल्चर को बेस बनाना चाहिए और कल्चर को बेस बनाकर नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहिए। इट मीन्स अगर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए उस कंट्री के आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक, ड्रामा जैसी चीज़ों का यूज़ करके भी लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जा सकती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी कंट्री में 2 नेशनल फेस्टिवल हैं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन आप लोग स्कूल जाते होंगे। स्कूल में डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इन प्रोग्राम्स में पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए जाते हैं, स्टूडेंट्स पैट्रियोटिक पोएम सुनाते हैं, आप लोग फ्लैग होस्ट करते हैं, पैट्रियोटिक थीम पर प्ले किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है? इन सब चीज़ों की वजह से आपके मन में अपने नेशन के लिए फीलिंग क्रिएट होती है। तो आपने देखा सॉन्ग, प्लेस, पोएम के थ्रू हमारे मन में किस तरीके से पैट्रियोटिक फीलिंग क्रिएट हुई। इसी को ही रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमांटिसिज्म को फॉलो करने वाले लोग ये कहते थे अगर लोकल पीपल को अपनी पुरानी हिस्ट्री, नेशनल लीडर्स की ऑटोबायोग्राफी, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इन सब चीज़ों को प्लेस के थ्रू सुनाया जाए, दिखाया जाए, तो वहाँ के लोगों के मन में अपने आप ही नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। और जब लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो जाएगी तो वह अपने नेशन की इंडिपेंडेंस की डिमांड अपने आप करेंगे और वह नेशन यूनिफाइड हो जाएगा, उसे इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। आपकी बुक में रोमांटिसिज्म के आइडिया को फॉलो करते हुए नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के डिफरेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड के अकॉर्डिंग कॉमन पीपल के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने के लिए वहाँ के फोक सॉन्ग और फोक डांसेस को यूज़ किया जा सकता है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ करके भी लोगों के मन में, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब स्टेट लैंग्वेज का यूज़ करके लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जा सकती है। लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए किसी भी कंट्री को पर्सोनिफाइड किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया को भी पर्सोनिफाई किया गया। इंडिया की एक एलेगरी बनाई गई और उस एलेगरी का नाम था भारत माता। इट मीन्स अब हमें ये कहा गया कि यह देश एक नेशन ही नहीं है बल्कि ये आपकी माँ है, और उस माँ का नाम रख दिया भारत माता। अब भारत माता हमारे देश की एलेगरी है और हम अब अपने देश को माँ के रूप में रेस्पेक्ट देते हैं। इसी तरीके से जर्मनी के लोगों ने अपने देश की एलेगरी बनाई और उसको नाम दे दिया जर्मेनिया।
फ्रांस ने भी अपने देश की एक एलेगरी बनाई और उसको नाम दे दिया मैरियाने। तो इस तरीके से आपने देखा इंडिया, जर्मनी, फ्रांस के आर्टिस्ट ने हम जैसे कॉमन पीपल को अपनी कंट्री के साथ जोड़ने के लिए अपने देश की एक फीमेल एलेगरी बनाई, जिसकी वजह से हमारे मन में अपने देश के लिए सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए और नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। इसी तरीके से पोलैंड ने ही लैंग्वेज को बेस बनाकर अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। जैसा कि आपको पता है, वियना ट्रीटी के बाद पोलैंड को रशिया को दे दिया गया था। अब पोलैंड रशिया का एक पार्ट था। रशिया में जाने के बाद पोलैंड के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। रशियन गवर्नमेंट ने सभी स्कूल में, चर्च में रशियन लैंग्वेज को प्रमोट किया और पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया। इस बात से नाराज़ होकर पोलैंड के पॉप और बिशप ने रशियन गवर्नमेंट की इस बात को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने टीचिंग्स को अब भी पॉलिश लैंग्वेज में ही देंगे, बच्चों को पॉलिश लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। रशियन गवर्नमेंट ने इस तरीके के पॉप और बिशप को एग्जाइल कर दिया, उनको पनिशमेंट दी, उन्हें पोलैंड से निकाल दिया। लेकिन रशियन गवर्नमेंट के इस स्टेप के बाद भी वहाँ के कॉमन पीपल रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और यही लैंग्वेज का इशू इतना बड़ा हो गया कि पोलैंड रशिया से अलग हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से रोमांटिक आइडियाज़ के थ्रू भी लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जा सकती है। यूरोप में होने वाली इन रेवोल्यूशन के पीछे रोमांटिक आइडियाज़ के बाद और भी कुछ रीजंस थे। इसमें नेक्स्ट रीज़न था इकोनॉमिक हार्डशिप। 19th सेंचुरी में यूरोप की पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ गई थी, लेकिन इस पॉपुलेशन को देने के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था। इट मीन्स यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई, काम करने वाले ज़्यादा हो गए और उनके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट कम हो गए। यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया था, सिटीज़ में फैक्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हो गई थी। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप की लेबर क्लास लोग जो पहले एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, वह अब विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेट होने लगे और सिटीज़ जो हैं वो ओवर क्राउडेड हो गई। यहाँ पर बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने लगी, फूड के प्राइजेस बढ़ गए और फूड के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि पुअर पीपल को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। इसी बीच में पीजेंट्स की हार्वेस्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खराब हो गया और उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। तो इस तरीके की सिचुएशन पूरे यूरोप में देखने को मिल रही थी और इस तरीके की सिचुएशन का सबसे पहला जो असर हुआ वो हुआ हमेशा की तरह फ्रांस में। अब की बार जो फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ था वो हुआ था 1848 में। फूड की शॉर्टेज थी, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। इस वजह से पेरिस में लोकल पीपल सड़कों पर आ गए और उन्होंने जो मोनार्क लुइस फिलिप था उसके अगेंस्ट फिर से रिवॉल्ट कर दिया और उसको अपनी गद्दी से हटा दिया गया। इट मीन्स जो मोनार्कियल गवर्नमेंट लुइस फिलिप की थी उसे हटाकर एक नई गवर्नमेंट आई जिसका नाम था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के आते ही उसने 21 ईयर और इससे अबव के जो एडल्ट पीपल थे उन सबको वोटिंग का राइट दे दिया। इसके अलावा उनसे यह प्रॉमिस किया कि वह जल्द से जल्द फ्रांस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगे। फ्रांस के इतने रिवॉल्ट को सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई फ्रांस में कितनी बार रिवॉल्ट हुआ था। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले 1789 में फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था जिसमें लुइस 16 को हटाकर नेशनल असेंबली नाम की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन 1799 में नेपोलियन ने
फ्रांस पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और इस रिपब्लिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया। उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन इरा स्टार्ट हुआ। यह इरा 1815 तक चला। 1815 में नेपोलियन की डेथ हो गई और इस डेथ के बाद वियना ट्रीटी हुई। वियना ट्रीटी में फिर से एक नया मोनार्क आया जिसका नाम था बॉर्बन किंग। 1815 के बाद 1830 में एक बार फिर से रिवॉल्ट हुआ जिसमें बॉर्बन किंग को हटाकर एक नया किंग आया जिसका नाम था लुइस फिलिप। लुइस फिलिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था। इस मोनार्क ने 1848 तक रूलिंग की। 1848 में अब फिर से ये रिवॉल्ट हुआ और इस रिवॉल्ट के बाद फ्रांस में मोनार्कल सिस्टम फिर से ख़त्म हो गया और वहाँ पर दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली आ गई। तो ये थी अब तक की समरी जो मैंने आपको रिकॉल कराई फ्रांस के बारे में। अब इसके बाद इसी तरीके का एक रिवॉल्ट 1845 में सिलेसिया में हुआ था। सिलेसिया पोलैंड की एक सिटी थी। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे यहाँ के वीवर्स को और यहाँ के वीवर्स उनके लिए कपड़ा बुनते थे या टेक्सटाइल बनाते थे। यह वीवर्स टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के लिए बहुत मेहनत करते थे। इनकी पूरी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन उसके बाद भी जब यह प्रोडक्ट की डिलीवरी देते थे तो कॉन्ट्रैक्टर उसके बदले में इन्हें बहुत कम पेमेंट करते थे। इस बात से नाराज़ होकर सिलेसिया में इन वीवर्स ने एक रिवॉल्ट कर दिया था। यह रिवॉल्ट 1845 में हुआ था। इस रिवॉल्ट में सिलेसिया के वीवर ने कॉन्ट्रैक्टर पर अटैक कर दिया, उसके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके गोडाउन्स में आग लगा दी थी और उसके गोडाउन में रखे हुए जो टेक्सटाइल थे उसको भी जला दिया गया था। तो इस रिवॉल्ट को वीवर्स का रिवॉल्ट भी कहते हैं। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848, जिसमें हमने देखा था कि यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, ब्राज़ील, पोलैंड, ग्रीस, इन सब कंट्रीज़ में बहुत से रिवॉल्ट हुए, रेवोल्यूशंस हुई और ये कंट्रीज़ नेशन स्टेट में चेंज हुई। फरवरी 1848 में फ्रांस के लोकल पीपल जिसमें वर्कर्स, पीजेंट्स एंड मिडिल क्लास लोग थे वह सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने मोनार्क के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था और उसे हटाकर एक न्यू गवर्नमेंट जिसे नेशनल असेंबली का नाम दिया गया था वह आ गई थी। यह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने आते ही सभी मेल पर्सन जिनकी एज अबाउट 21 थी उन्हें वोटिंग का राइट दे दिया था। साथ ही बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ लगाई थी जिनकी वजह से पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इस तरीके के चेंजेस 1848 में फ्रांस में हुए थे। और जैसा कि आपको पता है कि अगर फ्रांस में किसी भी तरीके का चेंज होता है या रिवॉल्ट होता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। और फ्रांस के बाद जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरिया जैसी कंट्रीज़ में भी जो उस समय नेशन स्टेट नहीं थी इस तरीके के रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी के सभी रीजन्स में बहुत सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी। इस एसोसिएशन के मेंबर्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसंस थे। यह लोग जर्मनी के एक सिटी जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने यह डिसाइड करा कि ये सब लोग मिलकर ऑल जर्मन नेशन असेंबली नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे और उसके थ्रू जर्मनी में गवर्नमेंट बनाएंगे। 18 मई 1848 में जर्मनी में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन के थ्रू 1831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आए। इन इलेक्टेड मेंबर्स ने फ्रैंकफर्ट की एक चर्च जिसका नाम था सेंट पॉल,
इसमें एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया और यह डिसाइड किया गया कि जर्मनी के मोनार्क को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जर्मनी को गवर्न करना होगा। लेकिन ऑल जर्मन नेशन असेंबली के कुछ डिप्टीज़ जब इस ऑफ़र को लेकर प्रूशिया के किंग फेडरिक विलियम IV के पास गए तो उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और इस गवर्नमेंट को अपोज किया। उस समय तो ये गवर्नमेंट कुछ दिन के लिए बन गई थी, लेकिन ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और फाइनली किंग ने अपनी ट्रूप्स को भेजकर इस गवर्नमेंट को डिसेबल कर दिया। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जैसा कि आपने देखा 1848 में लिबरल क्लास लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई। इस फीलिंग से इंस्पायर्ड होकर मिडिल क्लास लोग जर्मनी को यूनिफाइड करना चाहते थे और एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन लिबरल क्लास द्वारा स्टार्ट किए गए इस मूवमेंट को मोनार्क ने मिलिट्री और जंकर की हेल्प से रिप्रेस कर दिया। लेकिन रिप्रेस करने के बाद भी उन्हें यह आइडिया हो गया था कि जर्मनी के लोकल पीपल अब जर्मनी को यूनिफाइड करना चाहते हैं, जर्मनी को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जर्मनी के यूनिफिकेशन की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया। ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे। उन्हें जर्मनी के यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। उन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड किया, जिसके लिए उन्होंने प्रूशियन आर्मी और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली। इस यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 7 ईयर तक वॉर की और इस वॉर में विक्ट्री मिलने के बाद उन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड किया। जनवरी 1871 में उन्होंने प्रूशिया के किंग विलियम I को जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया और इसके लिए एक सेरेमनी की गई, जिस सेरेमनी को वर्सलीज के हॉल ऑफ मिरर में हेल्ड किया गया। इस सेरेमनी में प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इम्पोर्टेड प्रूशियन मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रूशियन किंग विलियम I को जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। किंग विलियम के एम्परर बनने के बाद उन्होंने जर्मनी में बहुत से चेंजेस किए, जैसे उन्होंने वहाँ की करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया और फ्यूचर में जर्मनी अदर कंट्रीज़ के लिए एक मॉडल बन गया। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, जैसे राइट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस स्लाइड के सभी पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर हैं। इटली के यूनिफिकेशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि मिड 19th सेंचुरी में इटली की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी। 1858 तक इटली डिफरेंट डायनेस्टिक स्टेट में स्कैटर्ड था। इसमें केवल सर्डेनिया एंड पाइडमॉन्ट इटालियन प्रिंस के अंडर में आते थे। इटली का अदर पार्ट डिफरेंट एम्पायर्स के अंडर में था, जैसे कि नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करती थी। सेंटर इटली में पॉपल स्टेट था और इस एरिया में पॉप का रूल चलता था। सदर्न इटली बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में था। इसके अलावा इटालियन लैंग्वेज भी एवरी स्टेट में सेम तरीके से नहीं बोली जाती थी। तो ये थी सिचुएशन इटली में यूनिफिकेशन से पहले। अब हम देखते हैं इटली का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ। इटली के यूनिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जूज़ेप्पे मज़ीनी ने। जूज़ेप्पे मज़ीनी इटली के एक रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने इटली में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, जिसमें सबसे फेमस थी यंग इटली। इन्होंने 1831 एंड 1848 में इटली को यूनिफाइड करने की बहुत सी कोशिश की, बहुत से मूवमेंट स्टार्ट किए, लेकिन
वह अपने इस एम में सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन ज्यूजेपी मजीनी के द्वारा स्टार्ट की गई इटली के यूनिफिकेशन की इस डिमांड को बाद में इटली के किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ने कंटिन्यू किया, क्योंकि इटली के अदर एलीट क्लास ग्रुप भी इटली का यूनिफिकेशन चाहता था। उन्हें लगता था कि अगर इटली यूनिफाइड हो जाएगा तो इटली का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इस वजह से वहाँ के किंग ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इटली के चीफ मिनिस्टर कैवोर को दे दिया। चीफ मिनिस्टर कैवोर एलीट क्लास को बिलोंग करते थे। वह इटालियन लैंग्वेज के साथ साथ बहुत अच्छी फ्रेंच भी बोलते थे। इन्होंने फ्रांस के साथ एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया और फ्रांस की हेल्प से इन्होंने नॉर्थ इटली, जिसमें उस समय ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करती थी, उसके साथ वॉर की और वॉर में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हरा दिया और इस तरीके से 1859 में इन्होंने नॉर्थ इटली को प्रिंसली स्टेट में मिला दिया। इसके बाद इटली के यूनिफिकेशन की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जूजेपी गैरीबाल्दी को दे दी गई। इन्होंने 1860 में आर्मी एंड वॉलंटियर की हेल्प से सदर्न इटली, जिसे टू सिसिलीज भी कहते थे, वह उस समय स्पेनिश रूलर बॉर्बन किंग के हाथ में थी, इस पर अटैक कर दिया और इसे जीतने के बाद सदर्न इटली को भी प्रिंसली स्टेट के अंडर में ले आए। इस तरीके से 1861 में इटली को यूनिफाइड करके विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, क्योंकि सेंट्रल इटली, जिसे पॉपल स्टेट कहते थे, वह इटली के प्रिंसली स्टेट के अंडर में नहीं आया था। इस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए भी 1867 में गैरीबाल्दी ने अपनी वॉलंटियर्स की एक आर्मी को पॉपल स्टेट में भेजा, लेकिन पॉपल स्टेट को उस समय फ्रेंच आर्मी का सपोर्ट था और उन्होंने गैरीबाल्दी की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और गैरीबाल्दी के वॉलंटियर्स उस समय हार गए। 1867 में गैरीबाल्दी अपने इस एफर्ट में सक्सेसफुल नहीं रहे। इसके बाद 1870 में गैरीबाल्दी ने एक बार फिर से कोशिश की, क्योंकि उस समय फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब फ्रांस ने अपनी आर्मी पॉपल स्टेट से वापस बुला ली थी। अब पॉपल स्टेट को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से जब 1870 ने गैरीबाल्दी ने फिर से पॉपल स्टेट को प्रिंसली स्टेट में मिलाने की कोशिश की, तो अब पॉपल स्टेट बिना किसी वॉर के अपने आप ही इटली में मर्ज हो गया। तो इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, तो उसे नोट कर लीजिए। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन के बाद इटली का मैप इस तरीके से दिखाई देने लगा था। इसके अलावा आपको एक और पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में गैरीबाल्दी इटली के किंग इमैनुअल सेकंड को शूज़ पहनाते हुए दिख रहे हैं। यह शूज़ इटली को सिंबलाइज कर रहे हैं और इस कैरिकेचर के थ्रू यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गैरीबाल्दी ने इटली को यूनिफाइड करके इमैनुअल सेकंड को उसका ऑनर बना दिया, उसका किंग बना दिया। आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड वर्ल्ड मैप है। इस मैप में जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। यह एक आइलैंड है। इसके साइड में आपको एक दूसरा मैप भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। ब्रिटेन में 4 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें सबसे पहले है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड। यहाँ पर नदर्न आयरलैंड ही ब्रिटेन में आता है।
जबकि स्क्रीन में आपको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी दिखाई दे रहा होगा। यह ग्रे कलर में है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ब्रिटेन में नहीं आता है। यह एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसमें केवल जो वाइट पार्ट है वही नदर्न आयरलैंड है और वही ब्रिटेन का एक पार्ट है। जब भी ब्रिटेन का डिस्कशन होता है तो कभी इसे ब्रिटेन कहते हैं, कुछ लोग इसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी बुलाते हैं, कुछ लोग इसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो ये सारी बातें हमें कंफ्यूज कर देती हैं कि भाई ये एक्चुअल में इसका सही नेम है क्या। तो चलिए समझते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइल्स एक्चुअल में है क्या। आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड एक मैप दिखाई दे रहा है। यह यूरोप का मैप है। इसमें आप येलो सर्कल देखिए। इस येलो सर्कल में 3 कंट्रीज़ हैं, जिसमें वाइट कलर वेल्स है, रेड कलर इंग्लैंड है और ब्लू कलर स्कॉटलैंड है। इन तीनों के ग्रुप को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब इन तीनों के ग्रुप में नदर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लिया गया तो इस न्यू ग्रुप का नाम रख दिया यूनाइटेड किंगडम। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इस ग्रुप में शामिल नहीं है। और अगर हम इन सभी कंट्रीज़ को मिलाते हैं तो हमारा बनता है ब्रिटिश आइल्स। इसी को हम एक बार और समझते हैं। यहाँ देखिए राइट साइड में स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड को मिलाकर बना है ग्रेट ब्रिटेन, जबकि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड को भी इस ग्रुप में मिला दिया जाए तो उस न्यू ग्रुप बनता है यूनाइटेड किंगडम। इस यूनाइटेड किंगडम में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं है। और अगर हम इन सभी कंट्रीज़ की बात करें तो ये बनता है ब्रिटिश आइल्स। इस तरीके से आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटिश आइल्स में क्या डिफरेंस है। चलिए अब आगे समझते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन या ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किसी सडन वॉर या रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का रिजल्ट है। इसी वजह से इसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। 18वीं सेंचुरी तक ब्रिटिश नेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। यह एक आइलैंड था। इस पर रहने वाले सिटीजन्स की अपनी एथनिक आइडेंटिटी थी। जैसे स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश कहते थे, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहते थे, वेल्स में रहने वालों को वेलिश कहते थे और आयरलैंड में रहने वाले लोगों को इरिश कहते थे। इनकी ब्रिटिशर्स जैसी कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा आयरलैंड एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे और किस तरीके से इनकी एक कॉमन आइडेंटिटी बनी। मिड 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंग्लैंड के डिफरेंट पार्ट्स में फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होने लगी, जिसकी वजह से इंग्लैंड एक वेल्दी और एक रिच कंट्री बन गया। एक रिच कंट्री बनने के साथ ही उसकी पावर, उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ने लगी और इन सब का इन्फ्लुएंस उसके आसपास के आइलैंड पर भी पड़ा। इसके साथ ही 1688 में ब्रिटिश पार्लियामेंट भी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। एक्चुअली पहले यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम था और मोनार्क ही सभी डिसीज़न लेता था, लेकिन 1688 में यहाँ की पार्लियामेंट ने मोनार्क से सभी डिसीज़न पावर अपने हाथ में ले ली और अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब सभी डिसीजंस यहाँ की पार्लियामेंट लेती थी और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पावरफुल हो गई, उन्होंने 1707 में एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन। इस एक्ट के बाद स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड के साथ जोड़ दिया गया और इस तरीके से बना ग्रेट ब्रिटेन।
और जब स्कॉटलैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गया तो स्कॉटलैंड में ब्रिटिश कल्चर को प्रमोट किया जाने लगा। स्कॉटलैंड में उस समय गैलिक लैंग्वेज बोली जाती थी। उन लोगों को अपनी लैंग्वेज, अपनी नेशनल ड्रेस को पहनने से रोका गया। जब वहाँ के कैथोलिक ग्रुप ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया तो उन लोगों को वहाँ से एग्जाइल कर दिया गया, मीन्स स्कॉटलैंड से निकाल दिया गया। तो ये तो थी बात स्कॉटलैंड की। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। 1800 तक आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था कैथोलिक्स का और दूसरा ग्रुप था प्रोटेस्टेंट का। इन 2 ग्रुप्स में अक्सर वॉर होती रहती थी क्योंकि कैथोलिक ग्रुप मेजॉरिटी में था और प्रोटेस्टेंट ग्रुप माइनॉरिटी में था। प्रोटेस्टेंट के माइनॉरिटी ग्रुप को इंग्लैंड से सपोर्ट मिलता था और यह ग्रुप इंग्लैंड के साथ रहना चाहता था, जबकि कैथोलिक ग्रुप इंग्लैंड के साथ नहीं जाना चाहता था। इंग्लैंड की आर्मी प्रोटेस्टेंट ग्रुप को सपोर्ट करती थी, लेकिन 1801 तक आते आते यह वॉर बहुत ज़्यादा हो गई और नॉर्दर्न आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से अलग होकर इंग्लैंड के साथ मिल गया। अगर हम बात करें वेल्स की तो वेल्स इंग्लैंड के साथ 1542 में ही आ गया था और इस तरीके से इस ग्रुप में अब 4 कंट्रीज़ हो गई, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और अब इस ग्रुप को नाम दे दिया गया यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बाद इस ग्रुप की कॉमन आइडेंटिटी को प्रोपागेट करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए इनका एक कॉमन फ्लैग बनाया गया, जिसे यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। आपकी स्क्रीन में यह फ्लैग दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अलावा यहाँ का एक कॉमन नेशनल एंथम बनाया गया जिसकी फर्स्ट लाइन है गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इंग्लिश को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटेन एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जिसे आज हम ब्रिटिश नेशन कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नोट कर लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। और सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस बाय विच द ब्रिटिश नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। इन दोनों ही क्वेश्चन का सेम ही आंसर होगा। इन क्वेश्चन के आंसर के लिए अभी हमने जो यूनिफिकेशन पढ़ा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके सभी पॉइंट्स इन क्वेश्चन के आंसर हैं। नेशनलिज्म इज द डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल हु फील they are historically or culturally a separate group within a country. It means nationalism उस desire को कहते हैं जिसमें लोग political independence चाहते हैं, और यह लोग political independence इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ग्रुप historically और culturally country के अदर ग्रुप से डिफरेंट है। अब हम देखते हैं इम्पेरियलिज्म किसे कहते हैं। इम्पेरियलिज्म उस पॉलिसी को कहते हैं जिसमें कोई कंट्री अपनी पावर और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहती है, और इसको बढ़ाने के लिए वह अदर कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करती है और अपने मिलिट्री के बेस पर अदर कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाकर अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना चाहती है। तो इस तरीके की फीलिंग को कहते हैं इम्पेरियलिज्म। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये चैप्टर के एंड में इम्पेरियलिज्म कहाँ से आ गया। एक्चुअली मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप की सभी पावरफुल कंट्रीज़ नेशन स्टेट या इंडिपेंडेंट कंट्री में चेंज हो गई थी। अब ये पावरफुल कंट्रीज़ अपनी कंट्री के साथ आसपास की डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करके अपनी टेरिटरी को, अपने पावर को बढ़ाना चाहती थी। तो इस तरीके से जिन कंट्रीज़ में पहले नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जिस फीलिंग की वजह से उन्होंने अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया, अब उन्हीं कंट्रीज़ में इम्पेरियलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई।
इस बात को समझने के लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हम बात करेंगे बाल्कन्स रीजन की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ है ये बाल्कन रीजन। आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में एक मैप दिखाई दे रहा है जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, एशियन कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है और इसी बीच में आपको बाल्कन्स एरिया भी दिखाई दे रहा होगा जो ब्राउन कलर में है। यह एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर में पड़ता था। अब आप इसी एरिया को जूम करेंगे तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें देखिए लेफ्ट साइड में इटली है, सेंटर में एक सी है, ये मेडिटेरियन सी का एक पार्ट है और इसके राइट साइड में आपको बाल्कन एरिया दिखाई दे रहा होगा। अब हम देखते हैं इन बाल्कन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती थी। बाल्कन रीजन्स में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो जैसी कंट्रीज़ उस समय आती थी। इन कंट्रीज़ में रहने वाले सिटीजन्स को स्लाव्स कह के बुलाते थे। अब हम देखते हैं इस बाल्कन रीजन में किस तरीके की नेशनल टेंशन क्रिएट हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया बाल्कन रीजन्स ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। 19वीं सेंचुरी के एंड में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स होने लगी और यहाँ के बाल्कन स्टेट अब अपने लिए इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड करने लगे क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स में यूरोप की अदर कंट्रीज़ की तरह नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई थी। यह लोग अब अपना सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे और ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते थे। ऑटोमन एम्पायर ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश की। उसने अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज़ किया, डिफरेंट रिफॉर्म्स किए, लेकिन फिर भी वह अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि सभी बाल्कन रीजन्स अब अपने लिए सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे थे और इन बाल्कन रीजन्स में इंडिपेंडेंट स्टेट को क्रिएट करने की एक रेस से स्टार्ट हो गई, एक कंपटीशन सा स्टार्ट हो गया। अब ये बाल्कन रीजन्स ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करना चाहते थे, जिस वजह से इन बाल्कन रीजन्स में ही आपस में टेंशन क्रिएट हो गई और ये आपस में ही लड़ने लगे। और यह सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल तब हो गई जब इनकी प्रॉब्लम में ब्रिटेन की अदर पावरफुल कंट्रीज़ जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी शामिल हो गया क्योंकि इन पावरफुल कंट्रीज़ में इम्पेरियलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई थी। अब ये सभी पावरफुल कंट्रीज़ अपनी पावर, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अदर स्मॉल कंट्रीज़ को अपने अंडर में लेना चाहती थी, उसे अपनी कॉलोनीज़ बनाना चाहती थी और इस कंपटीशन की वजह से ये पावरफुल कंट्रीज़ बाल्कन रीजन्स को भी अपने अंडर में लेना चाहती थी। बाल्कन रीजन्स पर अपना होल्ड करने के लिए इन सभी कंट्रीज़ में भी आपस में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। यही कंपटीशन बाद में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। मींस ये सभी पावरफुल कंट्रीज़ बाल्कन रीजन्स को अपने अंडर में लेने के लिए एक दूसरे से वॉर करने लगी और इसी वॉर को ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। आज का ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन emerge in Balkans? Second question है, the Balkans issue was one of the major factor for the First World War. Explain by giving example. इन दोनों ही क्वेश्चन का सेम ही आंसर होगा। इसके लिए आप लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके सभी पॉइंट्स इन क्वेश्चन का आंसर है।